आज सुबह से ही मौसम खराब है। काफ़ी देर से बारिश हो रही है। यह बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन मौसम से ज़्यादा तो मेरा मन खराब है। मैं पुरानी बातों को ध्यान करते हुए कभी तो खुद को दोषी मानता तो कभी बिल्कुल निर्दोष। सोचता हूँ समाज में और भी तो लोग हैं, सबके सब बड़े संतुष्ट प्रतीत होते हैं। या फिर यह मेरा भ्रम मात्र है, या फिर सब मेरी ही तरह सुखी होने का ढोंग रचाते होंगे। खैर जो भी हो, मैं उस दिन उदास था। उस उदासी के दौर में मुझे अपने देश की बहुत याद आई। मेरे घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। पापा अच्छे पोस्ट पर कार्यरत थे। मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान था। न जाने क्यों, कब और कैसे विदेश देखने तथा वहीं बसने की इच्छा मन में उत्पन्न हो गई। दोस्तों के मुंह से जब कभी विदेश में बसे हुए उनके संबंधियों के बारे में सुनता तो मेरी यह इच्छा प्रबल हो उठती थी। माँ तो कभी नहीं चाहती थी कि मैं विदेश जाऊं, क्योंकि ले देकर उनका एकमात्र संतान मैं ही तो था। एक दिन कॉलेज में मेरे साथ पढ़ने वाले दोस्त अजय ने मुझे बताया कि उसके अमेरिका में बसे हुए मौसा जी का पत्र आया है। वे अपनी इकलौती बेटी निकिता के लिए इंडिया के किसी पढ़े लिखे लड़के को अमेरिका बुलाना चाहते हैं। वहाँ और दोस्त भी बैठे हुए थे। मैंने बात ही बात में पूछ लिया, अजय तुम्हारी बहन निकिता है कैसी? सुनते ही अजय ठहाका लगाते हुए बोला, क्यों, तू शादी करेगा उससे? उसका यह कहना था कि सभी दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं झेप कर अपनी बेंच की ओर बढ़ गया। उन सब के ठहाके वहाँ तक भी मेरा पीछा करते रहे। उसके कुछ दिन पश्चात मैं किसी आवश्यक काम से अजय के घर गया हुआ था। उसके माता पिता भी घर पर थे। हम सभी ने एक साथ चाय पी। तभी अजय के पिता ने पूछा, रुपेश तुम बीबीए के बाद क्या करोगे? जी चाचा जी, मैं एमबीए में एडमिशन लूँगा। मेरे माता पिता भी यही चाहते हैं। तभी अजय की माँ ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया, अजय तो कह रहा था कि तुम विदेश जाने के लिए बड़े इच्छुक हो। अपनी बहन की लड़की के लिए हमें अच्छा पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। तुम्हें व तुम्हारे परिवार को हम लोग भली भांति जानते हैं। कहो तो तुम्हारे लिए बात चलाएं? रुपेश ने जल्दी से कहा, जी आप मेरे माता पिता से बात कर लें। रुपेश उन्हें नमस्ते कहकर बाहर निकल गया। अगले संडे को अजय के माता पिता रुपेश के घर आए। रुपेश ने माँ को पहले से ही सब बता दिया था। माँ तो वैसे भी रुपेश की इस इच्छा को पागलपन ही समझती थी, लेकिन इस रिश्ते की बात सुनकर वह बौखला सी गई। जबकि पिताजी तटस्थ थे। न जाने क्यों यह रुपेश को भी ज्ञात नहीं था, परंतु माँ पर तो मानो वज्र ही गिर पड़ा। सभी ने एक साथ नाश्ता किया। उन लोगों ने अपना प्रस्ताव रख दिया था। सुनकर माँ बोली, बहन जी एक ही तो बेटा है हमारा, वह भी हमसे दूर चला जाएगा तो हम कैसे सह पाएंगे? तब अजय की माँ बोली, बहन जी सहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भाई साहब की रिटायरमेंट के पश्चात आप लोग भी वहीं बस जाइएगा। रुपेश ने पिताजी के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट सहज ही देख ली थी। वे बोले, बहन जी आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, आप बात चलाइए। मैं रुपेश की एक फ़ोटो आपको दे रहा हूँ। फ़ोटो की बात चलने पर अजय की माँ ने भी निकिता की एक रंगीन फ़ोटो हमारे सामने रख दी। लड़की बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर ऐसी बुरी भी नहीं थी। फिर रुपेश ने भला कब अपने लिए सुंदरी की कामना की थी? रुपेश के लिए तो यह साधारण सी लड़की ही विश्व सुंदरी से कम न थी, क्योंकि इसी के बदौलत तो रुपेश का वर्षों से सहेजा सपना पूरा होने वाला था। बात चलाई गई और अजय के मौसा मौसी अपनी पुत्री सहित 1 माह के उपरांत ही इंडिया आ गए। रुपेश को तो उन लोगों ने फोटो देखकर ही पसंद कर लिया था। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। निकिता फोटो की अपेक्षा कुछ अच्छी थी, पर रिश्तेदार दबी जबान से कहते सुने गए कि राजकुमार जैसा सुंदर लड़का अपने जोड़ की पत्नी ना पा सका। पिताजी ने रुपेश का पासपोर्ट दौड़ धूप करके बनवा लिया था। वीज़ा के लिए प्रयत्न निकिता के पिता अर्थात रुपेश के ससुर कर रहे थे। क्योंकि निकिता अमेरिका में ही जन्मी थी, अतः वीज़ा मिलने में भी अधिक परेशानी नहीं हुई। शादी के 1 माह पश्चात ही रुपेश को सदा के लिए अपनी पत्नी के घर जाने हेतु विदा हो जाना था। लोग तो बेटे की विदाई पर आंसू बहाए जा रहे थे। माँ बराबर रोई जा रही थी, परंतु अपनी जननी के आंसू भी मुझे विचलित न कर सके। निश्चित दिन रुपेश इंडिया से अमेरिका के लिए रवाना हुआ। हवाई जहाज में मेरे समीप बैठी
मेरी पत्नी शरमाई सकुचाई ही रही, परंतु जब हम अपने घर पहुँचे तो निकिता ने साड़ी उतार फेंकी और उसने जीन्स व टॉप पहना तो ऐसा लगा कि अब वह अपने वास्तविक रूप में वापस आई है। मानो अभी तक वह अभिनय ही कर रही थी। एक क्षण के लिए रुपेश के मन के अंदर यह विचार कौंध गया कि कहीं इसने शादी को भी अभिनय ही तो नहीं समझ लिया है। पर बाद में लगा कि 22 वर्षीय युवती शादी को मजाक तो कदापि ना समझेगी। कॉन्वेंट स्कूल में प्रारंभ से ही पढ़े होने के कारण भाषा की समस्या तो मेरे लिए बिल्कुल ही ना थी। इंडिया में अटक अटक कर हिंदी बोलने वाली निकिता, जिसे मैं प्यार से निक्कू कहने लगा था, केवल इंग्लिश ही बोलती थी। यहाँ पर आधुनिक सुख सुविधाओं से संपन्न घर मुझे कुछ दिनों तक तो असीम सुख का एहसास दिलाता रहा। निक्कू जब फराटेदार इंग्लिश बोलती हुई मेरे कंधों पर हाथ मारते हुए बेशर्मी से हंसती तो मेरे सास ससुर मानो निहाल हो जाते। परंतु मैं आखिरकार था तो इंडियन सभ्यता व संस्कृति की मिट्टी में उपजा पौधा, इसलिए मुझे यह सब बड़ा अजीब सा लगता था। पर विदेश में बसने की इच्छा के समक्ष मैंने इन बातों को अधिक महत्व देना उचित ना समझा। देखते देखते 1 वर्ष बीत गया था। एकाएक ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने खाई में गिराना चाहा हो। हड़बड़ाकर मैंने देखा, सामने निक्कू खड़ी थी। वह मुझे हिला हिला कर पूछ रही थी, रुपेश कहाँ खो गए? एकाएक मैं अतीत से वर्तमान में आ गया। रुपेश, तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। मैं निक्कू के साथ ही उसके पिता के अध्ययन कक्ष में पहुंचा तो वे बोले, बेटा रुपेश, मैंने तुम्हारे लिए शहर में एक नौकरी का प्रबंध किया है, तुम्हें साइन हेतु बुलाया गया है। मैंने हड़बड़ा कर उत्तर दिया, पर पिताजी, मैं तो अभी आगे पढ़ना चाहता हूँ। वे बात काटते हुए बोले, बेटे, यहाँ के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। यहाँ पर काम मिलना मुश्किल होता जा रहा है। वह तो कहो कि उस फैक्ट्री के मालिक मेरे मित्र हैं, अतः तुम्हें बगैर किसी अनुभव के ही काम मिल रहा है। मेरा कहा मानो तुम वहाँ जाकर साइन दे ही डालो। रही पढ़ाई की बात तो बेटे, तुम्हारे सामने अभी पूरा जीवन पड़ा है, पढ़ लेना जितना चाहो। मुझे उनकी बात में तर्क व अनुभव दोनों ही सही लगे, अतः मैं उनकी बात मानते हुए निश्चित दिन में चला गया। यह खाद्य पदार्थ बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री थी। साइन करने के बाद ही मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ नौकरी मिल गई है। मैं प्रसन्न मन से अमेरिका पहुँचा व सबको यह खुशखबरी बता डाली। निक्कू के माता पिता निश्चिंत हो गए कि दामाद आत्मनिर्भर होने जा रहा है, और निक्कू इस बात से बड़ी प्रसन्न हुई कि अन्य लड़कियों की भांति वह भी अब अपना अलग घर बनाने व सजाने जा रही है। ससुर जी ने हमारे साथ जाकर किराए के फ्लैट व अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर दिया। हम फ्लैट में रहने के लिए भी आ गए। हमें व्यवस्थित होता देखकर मेरे ससुर 1 हफ्ते के पश्चात वापस चले गए। हम दोनों बड़े ही उत्साहित और खुश थे। निक्कू घर को सजाने की नवीन योजनाएं बनाने लगी, पर उन योजनाओं में माँ बनने की योजना भी सम्मिलित रही। यह मुझे बाद में पता चला। 9 माह के पश्चात मैं एक फूल सी कोमल व अत्यंत सुंदर बच्ची का पिता बन गया। निक्कू की माँ 2 माह पूर्व ही सब संभालने आ गई थी। इधर मैंने भी कार चलाना सीखना आरंभ कर दिया था। आशा थी कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होते ही कोई बढ़िया हालत की पुरानी कार खरीद लूँगा, पर बच्ची के आ जाने से खर्चे कुछ ऐसे बढ़े कि मुझे कार खरीदने की बात को फिलहाल कुछ समय तक भूल जाना पड़ा। बच्ची का नाम हमने श्रेया रखा था। समय अपनी गति से बीतता जा रहा था। श्रेया के प्रथम जन्मदिन पर मैंने $2500 की एक पुरानी कार खरीद ली थी। काफ़ी माह बाद ही एक दिन निक्कू ने अपने दोबारा गर्भवती होने की सूचना मुझे दी तो मैं अचंभित रह गया। परंतु निक्कू ने समझाया, देखो, यदि परिवार जल्दी ही पूर्ण हो जाए तो बुराई क्या है। 2 बच्चे हो जाए तो मैं भी जल्दी मुक्त हो जाऊंगी व नौकरी कर सकूंगी। मैं पुनः अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। कहना आवश्यक न होगा कि मुझे घर के सभी कार्यों में निक्कू की सहायता अंग्रेज पतियों की भांति करनी पड़ती थी। यहाँ तक तो ठीक था, पर मुझे एक बात बहुत खलती थी, और वह थी निक्कू की तेज जबान व दबंग स्वभाव। मुझसे दबने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इसके विपरीत वह मुझ पर पूर्ण रूप से हावी हो जाना चाहती थी। यहाँ पर मैं समझौता करने को तैयार न था। फलस्वरूप घर में झगड़े होते रहते थे। इन्हीं झगड़ों के मध्य निक्कू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। मेरी सास इस बार भी यहीं पर थी। नाती पाकर वह निहाल हो गई थी।
मैंने अपने घर के लिए श्रेया के साथ अयान की फ़ोटो खींचकर पत्र व फोटो अपने माता पिता को भेज दी थी कि वे भी अपने पोते की खबर से खुश होंगे। 2 बच्चों की वजह से हमारे खर्चे बहुत बढ़ रहे थे। इस देश में जहाँ आमदनी अच्छी थी वहाँ महंगाई भी बहुत अधिक थी। बच्चों का पालन पोषण यहाँ बहुत महंगा पड़ता है। अतः मैंने कार पर होने वाले खर्चे को बचाने के लिए अपनी कार $2000 में बेच दी। यह बात निक्कू को बहुत बुरी लगी क्योंकि उसे अब खरीदारी करने के लिए टैक्सी और बसों पर निर्भर रहना पड़ता था। कार बिकने के परिणाम स्वरूप प्राप्त $2000 को मैंने बैंक में जमा कर दिया था। मैं फैक्ट्री बस से चला जाता था। कार के रख रखाव व पेट्रोल पर होने वाले खर्चे अब बचने लगे थे। श्रेया 2.5 वर्ष की तथा अयान 5 माह का हो चला था कि मुझे पता चला कि निक्कू नौकरी की तलाश कर रही है। मैंने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, तुम नौकरी करोगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? वह चिढ़े हुए स्वर में फुफकारती हुए बोली, अच्छा तो तुम चाहते हो कि इन बच्चों को संभालने के लिए मैं दिन रात घर में ही घुसी रहूं? इनके लिए तुम्हें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। किसी अच्छे शिशु सदन में इनका प्रबंध भी हो जाएगा। मैंने उत्तेजित होकर पूछा, तो क्या तुम दृढ़ निश्चय कर चुकी हो कि नौकरी अवश्य करोगी? तब वह धीरे से बोली, हाँ रुपेश, हमें कार की आवश्यकता है, उसके बिना हमारा कैसे चलेगा काम? तब मैंने कहा, हमारा ना कहकर केवल अपना काम कहो। बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व तुम्हें बोझ लग रहा है। कार की आवश्यकता के आगे तुम बच्चों की आवश्यकताओं की महत्व को नकार रही हो। यदि ऐसा ही था तो माँ बनने का शौक क्यों पाला था? पर मेरी इन बातों को अनसुनी सी करती हुई वह ऊपर सोने के कमरे में चली गई और मैं सोचता रहा, यह कैसी नारी है जो भौतिक साधनों के समक्ष अपने ही बच्चों की उपेक्षा कर रही है। अयान सिर्फ 5 माह का है, उसे माँ की आवश्यकता है। यह उसे शिशु सदन के भरोसे छोड़कर नौकरी करना चाहती है। क्या 2 वर्ष और प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी? अतः मैं निक्कू की अनुपस्थिति में मैंने उसके पिता को फ़ोन किया व परिस्थितियों से अवगत करा दिया। सुनकर वे बोले, रुपेश, निकिता तो आरंभ से ही बहुत जिद्दी है। वह सदा से मनमानी करती आई है। यदि उसने अपने मन में नौकरी करने की ठान ली है तो वह नौकरी करके ही रहेगी। अतः बजाय घर में झगड़ा करके घर का वातावरण विस्मय बनाऊं, अच्छा यह होगा कि अभी से किसी अच्छे शिशु सदन की तलाश जारी कर दूं। मैं निक्कू के पिता की बहुत इज्जत करता था, अतः उनकी बात को मानकर किसी अच्छे शिशु सदन की तलाश में लग गया। कुछ ही दिनों बाद निक्कू को एक स्कूल में नौकरी मिल गई। तब तक मैं शिशु सदन की तलाश भी कर चुका था। मैं और निक्कू दोनों बच्चों के साथ वहां पहुंचे। वहां की संचालिका करीब 30 वर्ष की एक अंग्रेज स्त्री थी। हमने उसे अपने बच्चों के बारे में संक्षेप में सब कुछ बताया और यह निश्चित किया कि अगले दिन से 8:30 बजे हम दोनों बच्चों को वहां पहुंचा दिया करेंगे और शाम को वापस ले जाया करेंगे। घर आकर निक्कू ने दोनों बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं व श्रेया की पसंद नापसंद चीज़ों की सूची बनाई। बच्चों की सारे सामान के बैग के साथ हमने बच्चों को दूसरे दिन शिशु सदन पहुंचा दिया। इस प्रकार बच्चों को समस्या का समाधान हो गया था। निक्कू 8:30 बजे दोनों बच्चों को शिशु सदन छोड़ती हुई स्कूल चली जाती थी और लौटते समय उन्हें लेते हुए घर चली आती थी। कुछ माह यूं ही व्यतीत हो गए। श्रेया कुछ दुबली लगने लगी थी, लेकिन अयान का स्वास्थ्य ठीक था। एक दिन निक्कू की अनुपस्थिति में मैंने श्रेया से पूछा, बेटी श्रेया, तुम्हें शिशु सदन में रहना अच्छा नहीं लगता है क्या? वह पलकें झपकाते हुए मासूमियत भरे स्वर में बोली, डैडी, यदि मैं कहूँ कि मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता तो क्या माँ नौकरी छोड़ देंगी? छोटी बच्ची की इस तर्क संगत बात सुनकर मैं खामोश हो गया। उस दिन मैंने मन में सोचा कि जो उम्र बच्चों को माँ के साथ अपने परिवार में गुजारनी चाहिए, वह उम्र उन्हें एक नितांत ही अनजान स्त्री व परिवार के साथ व्यतीत करनी पड़ रही है। परंतु निक्कू के पास यह सब सोचने समझने का समय नहीं था। वह तो स्वयं को 100% सही समझती थी। शीघ्र ही उसने कार ले ली। मैं अब भी बस से फैक्ट्री जाता था। देखते देखते 3 वर्ष व्यतीत हो गए। इस अंतराल में हमारे मध्य सैकड़ों बार झगड़े हुए थे। श्रेया अब प्राथमिक स्कूल व अयान नर्सरी स्कूल में जाता था। अब दोनों बच्चों को हम दूसरे शिशु सदन में भेजने लगे थे। जब से बच्चे नए शिशु सदन में
जाने लगे थे। तब से निक्कू के आने के समय में मैंने आधे घंटे का अंतर लक्ष्य करना आरंभ किया था। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम आजकल समय से नहीं आती हो, कहाँ रह जाती हो? उसने उत्तर दिया, कभी कभी स्कूल के पास रहने वाली विनी के घर चली जाती हूँ। वह मेरी अच्छी मित्र है, चाय के लिए खींच कर ले जाती है। उस समय तक तो मैंने कुछ ना बोला, पर मेरे चेहरे के भाव छिप न सके थे। परंतु मुझे सप्ताह में कभी 2 तो कभी 3 दिन उसका देर से आना जरा भी न भाया था। मैं झगड़े की वजह से चुप था, क्योंकि बच्चे भी समझदार हो चले थे और मैं नहीं चाहता था कि वे माता पिता की झगड़ों के प्रत्यक्ष गवाह बने। अतः मैं खून के घूंट पीकर रह जाता। एक दिन मेरे एक इंडियन मित्र ने बताया, रुपेश, तुम्हारी पत्नी तो मेरी गली में रहने वाले शर्मा के घर अक्सर आती है। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? भाई, मैं भाभी जी व कार दोनों को ही पहचानता हूँ, वह धीरे से बोला। फिर मैंने स्वयं को सांत्वना देते हुए सोचा कि विनी शायद शर्मा की पत्नी होगी, पर नहीं, मेरा यह अनुमान भी गलत निकला। मेरे उसी मित्र ने बताया कि शर्मा अविवाहित हैं। अब मेरे लिए काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। किसी पति के लिए इससे अधिक शर्मनाक बात भला और क्या होगी कि उसे अपनी पत्नी के गलत आचरण की सूचना किसी तीसरे से मिली। दूसरे दिन मैं रोज की तरह फैक्ट्री गया, पर काम में मन नहीं लगा। अतः 12 बजे मैंने अपने मैनेजर से अस्वस्थ होने की बात कहकर उस दिन का अवकाश मांगा और सीधे निक्कू के स्कूल में पहुंचा। मैं पहली बार वहां गया था, अतः पहचाने जाने का भय भी नहीं था। मैंने एक कर्मचारी से शर्मा के बारे में पूछा तो उसने कैंटीन की ओर इशारा किया। मैं वहां पहुंचा तो देखा शर्मा और निकिता अगल बगल बैठे कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। लंबे कद का गोल चेहरे व नीली आंखों वाला लगभग 30 वर्षीय युवक शर्मा ठहाके लगाता हुआ बीच बीच में निक्कू के कंधों को दबाना नहीं भूलता था। जब यहाँ अर्थात सार्वजनिक स्थल पर यह हाल है तो अपने घर पर ना जाने क्या करता होगा, यह सोचते ही निकिता के प्रति घृणा हुई। परंतु वहाँ पर मैंने कोई दृश्य उपस्थित करना उचित ना समझा और सीधे घर लौट आया। उस दिन पहली बार मुझे विदेश आने पर पछतावा हो रहा था। इस इच्छा के कारण मैंने अपने माता पिता के अनमोल प्यार को धूल बराबर भी महत्व नहीं दिया था। संभवतः इसी का दंड मुझे मिल रहा था। मेरे हिस्से का प्यार किसी और को मिल रहा था। मेरी पत्नी ने मुझे तो नीरा बेवकूफ़ समझा था। मैं विश्वास की डोर थामे न जाने कब तक बैठा रहता। यदि मेरे मित्र ने मेरे हाथ से वह डोर छटक कर यथार्थ का दर्शन ना कराया होता। मनुष्य कभी कभी अपनी अदम्य आकांक्षाओं के समक्ष किस हद तक स्वार्थी व लोभी हो जाता है। मैं विदेश आना चाहता था, यह जानते हुए भी कि मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ और मेरे विदेश जाने से ये लोग कितने अकेले पड़ जाएंगे। उन्हें संतान सुख से वंचित हो जाना पड़ेगा। फिर भी मैंने आगा पीछा सोचे बगैर विदेश गमन की इस अदम्य लालसा के समक्ष स्वयं को इस तरह समर्पित कर दिया जैसे माता पिता से कभी मेरा कोई संबंध ही न रहा हो। यह क्या मेरी भयंकर भूल ना थी? मेरे पिता इतने अच्छे पोस्ट पर कार्यरत थे, क्या मेरे लिए योग्य लड़की खोजना उनके लिए असंभव था? मेरे माता पिता अपने पोता पोती का मुंह देखने को तरस गए और मैंने कुछ फोटो भेजकर अपने कर्तव्यों की इतृषि समझ ली। उस दिन पहली बार मेरे अंतर मन ने मुझे अपने माता पिता का अपराधी सिद्ध कर दिया था। उसने मुझे बार बार धिक्कारा। मेरे माता पिता ने मुझे भली भांति पाल पोस कर क्या इसीलिए बड़ा किया था अपने जीवन से उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की भांति निकाल फेंकूं? उस दिन मुझे उनके दुख का अनुमान हो रहा था, वह भी इसलिए कि मुझे भी मेरी पत्नी ने दूध में पड़ी मक्खी की भांति अपने जीवन से निकाल बाहर फेंका था। दूसरे की स्थिति का भान तो तभी होता है जब स्वयं उस स्थिति को भोगना पड़े। शाम को बच्चों को लेकर निकिता घर आई। कपड़े बदलकर श्रेया व अयान टीवी देखने लगे। मैं वहीं बैठा रहा। तभी निक्कू भी कपड़े बदलकर आई व चाय के लिए पूछने लगी। नहीं का संक्षिप्त उत्तर पाकर वह स्वयं के लिए चाय बनाने चली गई। थोड़ी देर बाद चाय का प्याला हाथ में लिए हुए वह आई और बोली, रुपेश, बढ़िया खबर सुनो। मैं स्कूल की ओर से 2 वर्ष के प्रशिक्षण हेतु बाहर जा रही हूँ। मैं समझ गया कि मुझसे पूछा नहीं बल्कि बताया जा रहा है। मैंने पूछा, और बच्चों का क्या होगा? बच्चे केवल मेरे नहीं तुम्हारे भी हैं और उन्हें साथ ले जाने का औचित्य भी नहीं है।
तब मैंने शांत स्वर में ही पूछा, तुम्हारे साथ और कौन कौन जा रहा है? मेरे ही स्कूल के कुछ लोग। अच्छा, तो एक बात बताऊं, उन कुछ लोगों में विनी भी है? एक क्षण के लिए निकिता का चेहरा लाल पड़ गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे आभास हो गया है कि मुझे उसकी तथाकथित सखी विनी के विषय में सब कुछ ज्ञात हो गया है। फिर भी वह सकपकाए स्वर में बोली, हाँ। तब मैंने उसकी आंखों में गहरी नज़र से झांकते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारी इस बेस्ट फ्रेंड विनी से मिल सकता हूँ? अब चौंकने व स्तब्ध रह जाने की बारी निकिता की थी। वह चकित स्वर में बोली, तुम क्यों उससे मिलना चाहते हो? इसलिए कि मेरी उपेक्षा, उसके सानिध्य में तुम अधिक खुश रहती हो, यह मैं स्वयं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, मैंने संयत स्वर में कहा। ऐसा लगा कि उस पर किसी ने घड़ों पानी एक साथ उड़ेल दिया हो, पर एकाएक उसने शर्म को उतार कर बेशर्मी का बाना पहन लिया और बोली, ओ, तो तुम्हें पता लग गया है। पर इससे क्या, मैं और शर्मा अच्छे मित्र हैं। अब मैं चीख पड़ा, मत बतलाओ मुझे कि वह तुम्हारा मित्र है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इस देश में पले लोगों के मित्र की परिभाषा क्या होती है। यदि ऐसा ही था तो तुमने कभी उसे घर पर क्यों नहीं बुलाया, मुझसे क्यों नहीं मिलवाया? मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारे मन में चोर था। तभी तो उसके साथ सारा दिन स्कूल में व्यतीत करने के पश्चात तुम्हें सप्ताह में 3 दिन उसके घर भी मिलने जाना पड़ता था। तुम और शर्मा जाकर मौज करो और मैं तुम्हारा नाम मात्र का पति अपनी नौकरी के साथ इन बच्चों का पालन पोषण करूं। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा बेगरत पति होगा जो ऐसा करेगा। कुछ क्षण ठहर कर मैं फिर बोला, तुम्हें शर्मा अच्छा लगता है ना? तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारा शर्मा, तुम्हारा देश, तुम्हारा सुख मुबारक हो। यदि तुम मुझसे संतुष्ट व खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, पर इसके पहले तुम शर्मा के पास जाओ। तुम उसे चाहती हो ना, और वह भी तुम्हें चाहता है, तो जाओ और जाकर उससे पूछो कि वह तुमसे विवाह करेगा। यदि करेगा तो मैं तुम्हें तलाक देकर इन बच्चों के साथ सदा के लिए इंडिया चला जाऊंगा। मैं अपने बच्चों को यहाँ के खुले व बेशर्म वातावरण में खराब नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते नहीं आऊँगा। निकिता मुझे आंखें फाड़ी देखती रही। ऐसा लगा कि उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। वह भौचक्की स्वर में बोली, तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है? मैं शांत पर खींचे स्वर में बोला, नहीं। 10 लोगों से तुम्हारे बारे में तरह तरह के किस्से सुनने से तो यही अच्छा होगा कि तुम शर्मा से विवाह कर लो। निकिता उसी समय पर्स उठाकर बाहर चली गई। उसकी आधी बची चाय में से अभी तक थोड़ी थोड़ी भाप निकल रही थी। मेरे दिल का भी यही हाल था। मैं समझ गया कि वह शर्मा के घर गई है। मैं दोनों बच्चों को साथ लेकर पार्क में चला गया। मुझे सुख सुविधाओं से संपन्न इस घर से चिढ़ सी हो रही थी। शांत घुटन मुझे सांस नहीं लेने दे रही थी। मैं रोना चाहता था, पर बच्चों के सामने रो भी नहीं सकता था। पार्क में ठंडी हवा में टहलने से मन कुछ शांत हुआ। हाथ में हाथ डाले अनेकों जोड़ों वहाँ टहल रहे थे। उन्हें देखकर मैं और भी उदास हो गया। तभी एहसास हुआ कि रात घिराई है और मैं बच्चों को लेकर घर आ गया। तभी लगभग 10 मिनट के बाद ही निकिता के आने की आहट हुई। मैं सोचने लगा कि वह आकर खिले हुए मुख से मुझे एक और खुशखबरी सुनाएगी। मैं उदास व खोया सा बैठा रहा। वह कमरे में आई, पर उदास, निढाल व थकी थकी सी। मैं अभी भी चुप रहा। उस चुप्पी को भंग करते हुए निकिता बोली, रुपेश, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। मैं तुमसे दंड चाहती हूँ। वह यह है कि तुम मुझे जिंदगी भर के लिए अपने हृदय रूपी पिंजरे में कैद कर लो। शर्मा मुझे खिलौना समझकर मुझसे खेल रहा था। विवाह की बात सुनते ही वह साफ इनकार कर गया और बोला, मैंने तुमसे विवाह करने की बात तो कभी सोची भी नहीं। यह बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? क्या तुम अपने पति और बच्चों को जरा भी नहीं चाहती हो? कैसी औरत हो तुम? जब तुम उनसे प्यार नहीं कर सकी तो मुझसे क्या कर पाओगी? रुपेश, मुझे अपनी भयंकर भूल का उसी समय एहसास हो गया। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि ऐसी भूल मैं भविष्य में कभी नहीं दोहराऊंगी। मुझे एक और अवसर दे दो। रुपेश, मैंने सोच लिया है कि स्कूल से अपना तबादला करवा लूँगी। आज से मैं तुम्हारे व बच्चों के प्रति अपने सभी काम पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। कहते कहते वह हिचकियाँ लेकर रोते हुए मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मैंने उसे बाहों से पकड़कर उठाते हुए कहा, निक्कू, तुम एक भयंकर भूल कर रही थी, पर तुम्हें सही समय पर ही अपनी भूल का एहसास हो गया। यह अच्छी बात है।
मैं पिछड़ी विचारधारा का नहीं हूँ, पर मेरा यह दृष्टिकोण है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्यादा व सीमाओं में रहना चाहिए। फिर भी मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा मांगा दंड ही निर्धारित कर रहा हूँ, अर्थात जीवन भर तुम्हें अपने हृदय रूपी पिंजरी में कैद करके रखूँगा। तुम्हारे लिए यह अंतिम अवसर है और मुझे विश्वास है कि तुम अपनी कही बातों का पालन करोगी। दोनों बच्चे वहीं आ गए थे, जिन्हें निक्कू ने अपनी बाहों में समेट लिया। आंसू उसकी आंखों में झिलमिला रहे थे। बच्चों के चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि उन्हें वर्षों बाद अपनी माँ मिली हो, और मुझे भी एक तरह से उसी दिन अपनी पत्नी मिली थी, क्योंकि निक्कू की आंखों में बहते हुए आंसुओं में उसका जिद अहम मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उस रात हम दोनों ने यह निर्णय लिया कि अपने मतभेदों को बजाय झगड़ा करके और बढ़ाने के बच्चों की अनुपस्थिति में एक साथ बैठकर सुलझाएंगे। तभी निक्कू ने श्रेया व अयान का हाथ पकड़कर कहा, चलो बच्चों, तुम्हें कल स्कूल भी तो जाना है। मैंने प्रश्न सूचक दृष्टि से निक्कू की ओर देखा तो वह बोली, रुपेश, मैं 1 माह की छुट्टी ले लूँगी। मुझे वर्षों से बिखरा घर सहेजना है। मैं कुछ न बोलकर मुस्कुराता रहा। दोनों बच्चे मेरे दोनों गालों पर स्नेह चिन्ह अंकित कर अपनी माँ का हाथ पकड़े खुशी खुशी सोने के कमरे में चले गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।